नमस्कार, आप देख रहे हैं TNNonline.in। रात के 11:30 बज रहे हैं। 23 जुलाई की तारीख है। हम रात में इसलिए वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है नो बीएचयू एग्जाम इन कोविड-19। ये ट्रेंड हमेशा आप सोच रहे होंगे ये कौन सी नई बात है। एग्जाम को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्रेंड बढ़ाए जा रहे हैं, तमाम चीजें की जाए तो इसमें कौन सी नई घटना हो गई है। और वो भी ट्विटर के जमाने में जहाँ हर एक घंटे में नया ट्विटर ट्रेंड आता है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीएचयू बनारस में है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में, पहली बात। दूसरी बात, वो एशिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी कि आवासीय विश्वविद्यालय है, जहाँ करीब 40,000 छात्र, शिक्षक और जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कर्मी हैं वो साथ रहते हैं। एशिया में इतना बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे साथ 2 छात्र जुड़ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही। अभय जी और पतंजलि जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। रात के 11:30 बजे डिस्टर्ब करने के लिए माफी भी चाहेंगे। अब मेरा प्रश्न अभय जी आपसे शुरू करना चाहेंगे कि क्योंकि हम पतंजलि जी से बातचीत में थोड़ा चर्चा कर चुके हैं इस मसले को लेकर। एक तो अलबत्ता सबसे बड़ा आवासीय परिसर है आपका। 40,000 से ज़्यादा छात्र एक साथ एक जगह रहते हैं और मतलब टीचर को मिला लिया जाए और कर्मियों को मिला लिया जाए। दूसरा, आपके कैंपस में हॉस्पिटल है। तीसरा, आपके कैंपस में 5 से 6 गेट हैं आने के प्रमुख अलग-अलग संसाधनों की। और उसमें से भी जो यूजीसी की गाइडलाइन है या जो यूजीसी जिस तरह से कह रहा है, विश्वविद्यालय को मात्र लास्ट सेमेस्टर का परीक्षा लेना है। आपको परीक्षा से दिक्कत है कि आपको वाक़ई कोविड की कोई समस्या दिख रही है? देखिए, परीक्षा से दिक्कत किसी छात्र को नहीं है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। समस्या इस बात से है कि जैसा आपने पहले बताया कि कैंपस बड़ा है, 40,000 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें से 10,000 से ज्यादा मुझे लगता है फाइनल ईयर के छात्र होंगे जिनकी परीक्षा की बात हो रही है। दूसरी बात, आवासीय विश्वविद्यालय है, बड़ी संख्या छात्रों की हॉस्टल में भी रहती है और बाहर भी जितने छात्र रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं हॉस्टल लॉज और किराए कमरे में जहाँ रहते हैं वो बाकी के छात्रों के साथ ही रहते हैं। आज छात्रों ने जिस प्रकार से बनारस में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो केस आ रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और काफी तेज गति से बढ़ रहे हैं। आज भी पता चला है कि 166 नए मामले आज आए हैं बनारस में। और हम देश की बात करें तो देश में भी आज मतलब पिछले 24 घंटे में 1100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो कि इस समय सबसे ज्यादा अभी तक की मौतें और 45,000 से ज्यादा केस आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक है कि कोई भी छात्र वह परीक्षा देने के लिए अपने घर को छोड़कर ट्रेन में, बस में यात्रा कर कर कैंपस में या किसी दूसरे शहर में जाने की सोच भी नहीं सकता। इसी में अभी कुछ दिन पहले कुछ समाचार पत्रों में निकला था कि बीएचयू प्रशासन अगस्त में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि छात्र घरों पर हैं, संक्रमण की रफ्तार देखकर थोड़े डरे भी हुए हैं, आशंकित भी हैं, तो उन्होंने इसमें आज ट्विटर पे ट्रेंड कराया कि बीएचयू में इस वक्त परीक्षा लेने की कोई मतलब नहीं, इसलिए परीक्षा के खिलाफ कराया। और उन्होंने यह ट्रेंड सभी छात्रों ने इस दृष्टि से कराया कि फिजिकल परीक्षाएं ना हो। यूजीसी ने भी विश्वविद्यालय को कई माध्यम बताए हैं, कई अलग अलग तरह के माध्यम बताए हैं जिनसे परीक्षा और मूल्यांकन किया जा सकता है। तो विश्वविद्यालय उस पर विचार करें, परंतु ये संक्रमण के इस मैं कहूंगा चरम काल में, जब इस समय चरम पर अपने पहुंचने वाला है संक्रमण, तो इसमें परीक्षा की बात करना मुझे नहीं लगता है कोई वाजिब बात है। और फिजिकल परीक्षा में छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा, तो इसीलिए आज का ये ट्रेंड था। पतंजलि जी, जो अभय जी कह रहे हैं कि फिजिकल नहीं कराया जाए, थोड़ा प्रैक्टिकल तौर पे समझाइए कि एक तो आपका देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी आपकी स्थिति नहीं है कि वहाँ कॉलेजों की स्थिति है और वो लोग भी ट्विटर ट्रेंड कराए थे। आपके पास अपना कैंपस है और बहुत बड़ा कैंपस है। इतना बड़ा कैंपस है कि पूरे एशिया में उतना बड़ा किसी के पास कैंपस नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ? दूसरी बात, आपके पास एक तरह से एम्स है, जो पूर्वांचल के इलाज के लिए बीएचयू के सुंदरलाल चिकित्सालय को एम्स में एक तरह से तब्दील कर दिया गया व्यवस्थाओं के अनुरूप, अगर बात करें सरकारी आंकड़ों में तो। फिर दिक्कत कहाँ है? इलाज भी तो आपके यहाँ है। अगर इन केस भगवान न करे कभी किसी को कोरोना अगर होता भी है तब भी तो आपके पास व्यवस्था है। विरोध सिर्फ विरोध के नाम पे किया जा रहा है कि वाकई आप लोगों की मांग किसी तरह से समझा जाए, विश्वविद्यालय प्रशासन जायज समझे? देखिए, एक चीज तरुण जी मैं बताना चाहूंगा कि जो छात्रों की मांग परीक्षा को लेकर पूरे देश भर में उठ रही है,
जो यूजीसी ने गाइडलाइन बताई अपनी कि हम सितंबर में परीक्षा कराना चाहते हैं, उसके विरोध में जो छात्र लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें तथ्यात्मक दृष्टि और तर्क को आप अगर आगे रखेंगे तो आप बताइए, जीवन की रक्षा से बड़ा मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार कौन सा अधिकार है? लेकिन कौन सा अधिकार है? कौन सा ऐसा तर्क? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं बीएचयू के परिप्रेक्ष्य में भी आना चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि जीवन की आत्मरक्षा, जीवन की रक्षा से कौन सा बड़ा अधिकार है, कौन सा बड़ा तर्क है जो उसके सामने टिकता होगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत का, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय परिसर है। उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो डेडिकेटेड कोरोना पेशेंट, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित है। वहां काम करने वाले डॉक्टर्स, रोज डॉक्टर, नर्स वार्ड बाय रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 3, 4, 5 ऐसे केस डेली के डेली पॉजिटिव आ रहे हैं। अंदर से आ रहे हैं, बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो अंदर से आ रहे हैं। जो वहाँ स्वास्थ्य कर्मी है वो लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी वार्ड बाय पॉजिटिव हो रहा है, कभी वहाँ काम करने वाले कर्मचारी पॉजिटिव हो रहे हैं, ट्रामा सेंटर के कर्मचारी पॉजिटिव हो रहे हैं। और ऐसे समय में जब देश के कई स्टेट्स ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया हुआ है, वो लॉकडाउन कितना आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कोविड की स्थिति आगे क्या होगी, जो हॉटस्पॉट में जिनको आप प्रशासन एक तरफ तो जो है सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि आप आवश्यकता पड़ने पे भी, अगर अत्यधिक आवश्यकता ना हो तो घर से ना निकले, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि अगर कोई सुदूर झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर का छात्र वो आके परीक्षा दे, वो भी अगस्त में, जबकि केस अपने जो है पीक पे हैं, अपने चरम पे हैं। ये कौन सी बुद्धिमानी है कुलपति साहब? जब केस भारत में केस उतने बढ़े नहीं थे, शुरुआती चरण में था तो दिल्ली में फंसे हुए थे। जब पहली बैठक हुई एमएचआरडी के साथ तो एमएचआरडी की डांट भी इनको पड़ी थी। मंत्री जी ने खुद ही पूछा था कि आप कहाँ दिल्ली में, तो कहे कि जो है मैं तो कोरोना में फंसा हुआ हूँ। अंत में जब डांट पड़ी तो वो बीएचयू आए, तो उनकी जान जान, उनके परिवार की जान जान, और ये जो 40,000 जो है छात्र छात्राएं, उनकी जान का कोई महत्व नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर एक छात्र भी पॉजिटिव आएगा तो वो विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर कलंक होगा। अगर एक छात्र की जान जाएगी, क्या एक छात्र की जान नहीं होती है? क्या अगर वो पॉजिटिव होगा तो आप जबरदस्ती भेजेंगे कि नहीं आप जाइए पॉजिटिव होइए, और इलाज की व्यवस्था हम दे रहे हैं? देश की संसद, आप संसद चलाने की स्थिति में नहीं है, जहाँ कितने लोग बैठते हैं बताइए। और आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं उनसे, और उनके लिए जो है कि एम्स में जो है कि सांसदों और मंत्रियों के लिए रिजर्वेशन होता है, वार्डों में उनके लिए अलग वीवीआईपी जो है ट्रीटमेंट होता है, वो रिजर्व रहता है कि देश के जो वीवीआईपी हैं वहाँ इलाज कराएंगे, उनके लिए अलग वार्ड रहता है। उनको, उनके लिए आप संसद चलाने को तैयार नहीं हो, और आप कह रहे हैं कि एक सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है उसके लिए छात्रों को जो है कि हम परीक्षा के लिए बुला दें। ये कौन सा तर्क है? ये विश्वविद्यालय का तर्क नहीं है, ये मेरा अपना तर्क है। विश्वविद्यालय, हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय का तर्क बिल्कुल खोखला तर्क है। छात्र के जीवन से बढ़कर किसी भी मानवीय जीवन है, वो सबसे अमूल्य किसी भी व्यक्ति के लिए है। अपना जीवन जो है, आत्मरक्षा का अधिकार नैसर्गिक अधिकार माना जाता है। प्राकृतिक अधिकार अगर कोई है तो वो जीवन का ही अधिकार है। आत्मरक्षा का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। उसके अलावा कोई अधिकार, मौलिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक अधिकार जो है वो आत्मरक्षा का अधिकार है, वो जीवन का अधिकार है। उस पे आंच लाने का प्रयास करना, और उसके लिए आप कोई भी तर्क देंगे तरुण जी, उसके अगर पलड़े में रखेंगे तो जीवन और आत्मरक्षा के अधिकार से बड़ा कोई तर्क नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी तथ्यात्मक रखें, किसी के जान पे अगर आपके निर्णय से एक कलम से बन रहा हो, अगर आंच आ रही हो किसी छात्र के, हो सकता है कि वो मैं कह रहा हूँ वो फेलियर स्टूडेंट हो, फिर भी उसके जान की कीमत आपकी कलम नहीं ले सकती। आपकी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि उसकी जान ले ले। आप वो कोई अपराधी नहीं है, वो जो है कि जघन्यतम अपराध उसने नहीं किया। क्या शिक्षा लेना इस देश में अपराध हो गया है कि आप कलम से तय करेंगे कि वो मर जाएगा कि जिंदा रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि केरला में 5 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं कह रहा हूँ अगर एक छात्र भी, वो कलंक है सरकार के ऊपर, वो कलंक है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कि आप जो है कि कोरोना के आग में उनको झोंक रहे हैं कि जाओ आप दो। हैं कि जो परिस्थितियां हैं अब फिलहाल चीजें सरकार के नियंत्रण के बाहर है, और सरकार की लापरवाही के कारण इतना संक्रमण बढ़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत की बात हो। देखिए, लापरवाही, संक्रमण बढ़ना दो अलग अलग विषय हैं। संक्रमण बढ़ेगा, देश की जनसंख्या जो है, आप कितना भी उसको काबू में करने की कोशिश करेंगे, जो जनसंख्या घनत्व है और जैसा लोगों का आचरण है, सरकार लगातार, प्रशासन प्रयास भी कर रहा है, लोग उस तरह कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है।
लेकिन इसकी आड़ में परीक्षाओं को संचालित करना एक अलग विषय है और उसकी आड़ में परीक्षाएं संचालित नहीं होनी चाहिए। लापरवाही है नहीं है ये अलग विषय है, परिचर्चा का अलग विषय हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में परीक्षा कराना कतई उचित नहीं है, किसी भी आधार पे उचित नहीं है। और आप सरकार, अगर ऐसा होता है तो आप सरकार की गाइडलाइंस का ही उल्लंघन कर रहे हैं कि सरकार खुद ही कर रही है, जब अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। आप कह रहे हैं कि घर से बाहर भी निकलो, तुम जाओ दूसरे प्रदेश में भी जाओ, दूसरे जगह रहो भी। अब आप कह रहे हैं अपरिचितों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग में रहो, फिर आप कहेंगे कि आप हॉस्टल में रहो, सामान जो है रूम जो है कि शेयर करो, और फिर आप कहेंगे कि भाई कोरोना बढ़ रहा है। हम क्या कर सकते हैं? सरकार की बात तो उनके अपने मुख्यमंत्री लोग भी कई बार चूक जा रहे हैं मानने से। मध्य प्रदेश में जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो ना मुझसे छुपी ना आपसे, खैर वो मसला दूसरा है, वो पॉलिटिकल विषय हम आप बात करें। अभय जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे क्या? जी देखिए, वही मैं बात कहना चाह रहा था, जैसा पतंजलि भैया ने कहा कि प्रशासन आखिर इतना रिजिड क्यों हो रहा है परीक्षा को लेकर, है ना। जब हमने देखा कि पिछले 5 से 4 महीनों से पढ़ाई को लेकर इतना रिजिड नहीं हुआ, तो अब वो परीक्षाओं को लेकर क्यों हो रहा है? सबसे पहला सवाल तो यही है। निपटाना चाहता है, सत्र को निपटाना चाह रहा है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं अगर परीक्षा वो सत्र को निपटाना चाहता है तो उसके पास और भी विकल्प खुले हैं। ऐसा तो नहीं है कि यूजीसी ने भी बस यही बोला है कि आप फिजिकल मोड में परीक्षा कराइए। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन में लिखा है, जो आप लोगों ने जो विरोध किया है उसमें ये तो नहीं कहा है कि नहीं हम फिजिकल का विरोध करें, आपने तो पूरे एग्जाम का ही विरोध कर दिया। एग्जाम का नो आज का वो पूरा विरोध था कि परीक्षा का नो एग्जाम। देखिए आप ट्रेंड के शब्दावली पे मत जाइए, आप उसके कंटेंट देखिए। छात्रों ने यही लिखा है कि आप फिजिकल एग्जाम मत कराइए, आप अलग मोड में एग्जाम करा सकते हैं। एग्जाम चाहे वो आप मूल्यांकन, आप हम बीएचयू छात्रों के पास एक पोर्टल होता है, स्टूडेंट पोर्टल। उस पोर्टल पे अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, जैसे एग्जाम फॉर्म जिस पे हम लोग भरते हैं, एनरोलमेंट होता है, सब होता है। तो छात्र भी अपनी तरफ से बस समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, वह समस्या का समाधान भी देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बीएचयू का छात्र, मैं मानता हूँ, बाकी देश से किसी भी विश्वविद्यालय से ज्यादा जिम्मेदार और बहुत ज्यादा सजग होता है अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। तो छात्र बस समस्या नहीं गिना रहे कि हाँ आप पेपर मत करिए और बैठ जाइए। छात्र ये भी बता रहे कि आप क्या करा सकते हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन को ट्वीट करके वो बता रहे हैं। जो एकमात्र माध्यम है वर्तमान समय में उनके पास विश्वविद्यालय तक अपनी सीधी बात पहुंचाने का, वह उस हिसाब से ट्वीट करे बता रहे। और 30 से 35 हजार ज्यादा ट्वीट आ जाए उस विषय में, और विश्वविद्यालय को भी उससे कई विकल्प मिले होंगे, क्योंकि सभी विकल्प जो भी छात्र दे रहे, चाहे वो ऑनलाइन वाइवा कराने का हो, असाइनमेंट से हो, सभी विकल्प यूजीसी ने भी दिए हैं। परंतु विश्वविद्यालय, अब मुझे लगता है कि वह, उसके अंदर कोई लीक है या उसकी कोई लापरवाही है कि वह समय समय पर छात्रों के बीच एक संदेश प्रसारित करा देता है, जिससे छात्रों को मानसिक तौर पर काफी दिक्कतों का, जैसे अभी कुछ समय पहले एक किसी डीन के द्वारा कहा गया कि हम विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर कराएंगे, उसको भी लेकर छात्रों में कुछ दिन रोष हुआ। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जब छात्रों के अंदर रोष व्याप्त हो गया, छात्र परेशान हो गए कि अब हम जो यूजी कर रहा होगा वो पीजी में कैसे जाएगा, जो 12वीं में पढ़ रहा होगा वो यूजी में कैसे जाएगा। जब छात्र परेशान होगा, उसके बाद एक ट्वीट आता है विश्वविद्यालय का कि 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक हम अपनी प्रवेश परीक्षा कराएंगे। तो ऐसे करता है विश्वविद्यालय की अपनी तरफ से गलती करता है भी। जब छात्र रोष व्यक्त करते हैं तो कुछ दिन बाद उसका स्पष्टीकरण देता है। तो ऐसे बचना चाहिए, और विकल्प खुले हैं सभी के सामने। कोई छात्र परीक्षा से नहीं भाग रहा है, सभी छात्र 3-3 साल, 2-2, 3-3 साल परीक्षा देकर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो विश्वविद्यालय को छात्रों का जीवन सर्वोपरि रखते हुए उससे अपना आगे बढ़ना चाहिए। आपको जोड़ना चाह रहे थे पतंजलि जी? हाँ, मैं आपने यूजीसी की गाइडलाइन की बात की, मैं बता रहा हूँ वो रद्दी का दस्तावेज के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यूजीसी ने जो गाइडलाइन निकाली है वो एकदम रद्दी में बेचने लायक कागजात है, और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी व्यवहारिक दिक्कत बता रहा हूँ। एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसको कंप्लीट करिएगा अपनी बात। जो यूजीसी में बैठे शिक्षाविद हैं, इसका मतलब क्या वो लोग गलत लोग हैं? सरकार ने उनकी नियुक्तियां गलत कर दी हैं, या उनको समझ नहीं है आपकी नियुक्तियां? वो वास्तविकता की धरातल से दूर है। उनकी गाइडलाइन जो है वो बिल्कुल रद्दी के टोकरी में फेंकने वाली है, वो कूड़ेदान में फेंकने लायक वो गाइडलाइन है। आप कह रहे हैं, आप एक तरफ तो जो लड़का 5 सेमेस्टर में
परीक्षा दिया हुआ है, ठीक है, पहला तो आपने कहा कि परीक्षा से भाग क्यों रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो लड़का 5 सेमेस्टर परीक्षा दिया, 1 सेमेस्टर और दे देगा तो उसको कोई भय नहीं है परीक्षा से। जो 6वें सेमेस्टर में हम लोगों ने भी देखा है, पहले सेमेस्टर में भय रहता है, 6वें सेमेस्टर तो आते आते व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, वो परीक्षा का पैटर्न भी समझ लेता है, वो सब कुछ, हाँ उतना ज्ञान। बीएचयू नहीं, हर विश्वविद्यालय की कमोवेश वही स्थिति है। वो 6वें सेमेस्टर आते खुद ही निर्भीक हो जाता है, उसको भय की बात नहीं है वो कि परीक्षा से बहुत बड़ा भयभीत हो रहा है कि नहीं परीक्षा दे देंगे तो फेल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से, मैं कह रहा हूँ आप अपना ही उदाहरण ले लीजिएगा कि हर सेमेस्टर में 3 या 4% से ज्यादा अंतर नहीं आता है एग्जाम रिजल्ट में। आप बताइए, आप अपना खुद ही का उदाहरण ले लीजिएगा आप कि अधिकतम अगर आएगा तो 4% का अंतर रहेगा, +-4, उससे अधिक का अंतर नहीं आता। अमूमन 2 या 3% का ही अधिकतर छात्रों में रहता है। कभी कभी कोई अगर मतलब अतिरिक्त प्रयास कर दिया तो 4% का अंतर आता है। ऐसी कौन सी आफत है, ऐसी कौन सी विपत है कि वो 1 सेमेस्टर परीक्षा नहीं देगा? वो जो पिछले अंक जो लाया है वो तो वो अपने उसी परीक्षा पैटर्न से लाया है। आप कह रहे हैं कि वो असाइनमेंट दे दे, हम उसको परीक्षा का उसको हम परीक्षा मान लेंगे, लेकिन वो जो पिछले 5 परीक्षा उसने दिए, जो पिछली 5 परीक्षा दिए, उसको परीक्षा मानने को तैयार नहीं है। उसके आधार पे हम मूल्यांकन नहीं करेंगे। हाँ, वो असाइनमेंट दे दे, वो किताब खोल के लिख के असाइनमेंट दे दे, उसको हम मान लेंगे। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। वो भी कौन, उसमें भी क्या बुनियादी दिक्कत है मैं बता रहा हूँ कि जब कोरोना अचानक जो है कि निर्देश आया कि जो है कि आप कोरोना बढ़ रहा है, आप लोग छात्रावास खाली कर दिए, विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया, छात्र जो है यहाँ से चले गए, ठीक है, अपनी किताबें, अपने जो स्टडी मटेरियल सारे लगभग यही छात्रावासों में पड़े हैं। जो अभी तो कई लड़कों से मेरी बात भी हुई तो छितपुर और अन्य जगहों पे उनके मकान मालिक भी फोन कर रहे थे कि नहीं कुछ पैसा दीजिए, आपका सामान रखा हुआ, आपकी किताबें रखी हुई, किताबें रख के गए। तो आप असाइनमेंट बनवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, इसी के साथ जोड़िएगा कि एक तो किताब और सारे जो स्टडी मटेरियल है वो तो यही है अधिकतर, और दूसरी बात यह है कि देश के जहां आप अभी बात कर रहे हैं, हम और आप जब ये बातचीत शुरू किए थे तो सबसे पहली परिचर्चा में यही आया था कि पुअर कनेक्शन लिखा हुआ था, आपको याद होगा। मैं वाराणसी के सबसे पॉश इलाके में बैठा हुआ हूँ, वहां कनेक्शन पुअर बता रहा है। जो छात्र जो है सुदूर झारखंड में है, उड़ीसा में है, और उड़ीसा के जो है कि जंगल के क्षेत्र से आता है, पूर्वोत्तर में सीमाई इलाके से आता है जहाँ कनेक्शन नहीं मिलता, वो असाइनमेंट कहाँ से लिखेगा? आप बताइए, आप वो पोर्टल खोलेगा कहाँ से कि वो जान पाएगा कि हमें क्या लिखना है? वो कहाँ से सबमिट करेगा? व्यवहारिक दिक्कत है कि नहीं है? आपको वो उसके मेहनत की 5 सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं दिख रही है, 3 सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं दिख रही है जो उसने मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ दिया है, तथ्य तर्क के साथ दिया है। लेकिन आपको 1 सेमेस्टर ही चाहिए, उसी में आप उसके भविष्य का मूल्यांकन कर लेंगे, उसी में आप उसके भूत का मूल्यांकन कर लेंगे, उसी में आप उसके वर्तमान का मूल्यांकन कर लेंगे। क्या आप मजाक जो है कि बनाए हुए शिक्षा व्यवस्था का। एक आखिरी प्रश्न और हम इसको बाकी की बातचीत काफी लंबी हो गई है। एक तो मैं देखा हूँ पिछले दिनों कई संस्थानों ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया, पत्र लिखे, पत्राचार भी किए, लेकिन जो सरकार या जो सरकारी संस्थानों का रुख है उससे एक चीज स्पष्ट है, आप चाहे ट्विटर ट्रेंड करा लीजिए, चाहे आप पत्र कर लीजिए। ठीक उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगले 6 महीने तक कोविड के कारण कोई आंदोलन नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी जारी कर दिया आदेश। तो अब ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है इस ट्विटर ट्रेंड से बीएचयू का प्रशासन दबाव में आ जाएगा और कुछ दूसरे विकल्पों पर तुरंत सोचना भी शुरू कर देगा? देखिए, लोकतंत्र दबाव में तो आना पड़ेगा। जनमत के विरोध में आप चुप रह सकते हैं, जनमत के विरोध में नहीं जा सकते। कब तक आप फैसले जनमत के विरोध में कर लेंगे? लोकतंत्र है, सभी उस ट्विटर ट्रेंड पे भी नजर रखे हैं और जन का जो मन है उस पे भी सबकी नजर रहती है। पॉलिटिकल पार्टियां कभी जनमन के विरोध में नहीं जाती, सरकारें नहीं जाती। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे एमएचआरडी गृह मंत्रालय फिर से रिव्यू करेगा। देखिए, फैसले रिव्यू होते हैं, परिस्थिति के अनुरूप होने चाहिए। बड़ा हृदय यही होता है कि जो परिस्थिति है, जैसे जैसे अब आप जैसे नोटबंदी की स्थिति आई या कोविड की स्थिति आई, तो जैसे जैसे इनपुट आ रहे थे, जैसे जैसे फीडबैक आएंगे, वैसे वैसे फैसलों में परिवर्तन होता है। कई बार तो आपको जो है कि 90 डिग्री या 180 डिग्री घूमना पड़ता है, फैसलों में सीधे आपको उल्टा होना पड़ता है, अपने पूरे के पूरे फैसले को डिमोलिश करना पड़ता है। तो वो परिस्थिति है, जो देश काल परिस्थिति जो अभी चल रही है, उस हिसाब से इस फैसले को ही रिव्यू करना चाहिए यूजीसी को
और यूजीसी को मतलब धरातलीय मतलब जो वास्तविकता है उससे कहाँ जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। किस प्रकार कराएंगे वो समझ रहे हैं कि हम सबको जो है नेट कनेक्शन दे चुके हैं 5G का, वो समझ रहे हैं कि डाक व्यवस्था। मैं बता रहा हूँ मुझे अपने घर पे सिवान जो है सामान भेजना था, 20 दिन बाद जो है कि स्पीड पोस्ट का पहुंचा है, 20 दिन लगे हैं उस स्पीड पोस्ट को पहुंचने में, और आप ये समझ रहे हैं डाक आधारित प्रणाली कराएंगे। क्या क्या जो है कि नया नया सिगूफर हो जा रहा है, इसका कोई भी यथार्थ से तथ्य से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार को इस फैसले का ही रिव्यू करना चाहिए। अभी देखिए ना आप कक्षाएं चलाने की स्थिति में है, ना आप परीक्षाएं कराने की स्थिति में, ना आप गैदरिंग कराने की स्थिति में है। तो उस फैसले का रिव्यू कीजिए जब स्थिति सामान्य हो। अभी जब तूफान ज्यादा आता है, जब तूफान आता है तो छुप मार के नीचे बैठ जाने में ही भलाई है, कहीं जो है कि सुरक्षित स्थान देखकर उसमें छुप जाने में ही भलाई है, न कि उसका जो है कि सामने आके उससे युद्ध करने में। तो अभी एक असामान्य स्थिति है, आप उसका वेट ही कर सकते हैं। वेट एंड वॉच सबसे अच्छी नीति है। आप कक्षाएं भी नहीं चला सकते, आप परीक्षाएं भी नहीं करा सकते, तो वेट एंड वॉच कीजिए 1, 2, 3 महीने जब तक स्थिति नहीं सुधर जाती। क्योंकि एक स्टेट लॉकडाउन है, अगर आप मैं कह रहा हूँ अभी परीक्षा उत्तर प्रदेश में कराने लगे, बिहार के छात्र कैसे आएंगे जब लॉकडाउन है वहां? तो कर्नाटक के छात्र कैसे आएंगे? भोपाल में आपने लॉकडाउन लगा दिया, भोपाल के छात्र कैसे आ पाएंगे? तो ये सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। जो भी विकल्प है, सबसे बढ़िया विकल्प यही है कि छात्रों को पूर्व आधारित जो उनका मूल्यांकन है उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाए। जो उन तीनों सेमेस्टर में, मेरा जो व्यक्तिगत मत है कि जो उन तीनों सेमेस्टर में जिस सेमेस्टर में उसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हों उस सब्जेक्ट में, उसी को आधार माना जाए और उनको पास कर दिया जाए। मतलब इस समय किसी भी प्रकार चिट भी आपका और पट भी आपका। चिट भी पट की बात नहीं है, चिट भी पट की बात, ये वास्तविकता की बात है। आप परीक्षा बाद में कराना चाहे कराइए, जब ठीक हो जाएगा उससे दोबारा परीक्षा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो किसी के जीवन से बड़ा कोई परीक्षा नहीं हो सकती। किसी छात्र के जीवन का जो है कि जीवन और एक परीक्षा में अगर आप अगर एक ही तराजू पे तोलेंगे तो फिर जीवन ही हमेशा जो है ऊपर रहेगा। तो एक तराजू में मत तौलिए दोनों को। परीक्षाएं होती रहेंगी, परीक्षाएं बहुत देंगे छात्र, और जो है कि हर चीज में परीक्षा ही देनी है। ऐसा नहीं है कि आपके बीए और एमए और एमएससी और बीएससी की परीक्षा देके उनको नौकरी मिल रही है, उनको नौकरी के लिए अलग फाइट करना है। अगले क्लास में एडमिशन के लिए अगर कोई बीएससी अगर बीए का 3rd ईयर का छात्र है, उसको एमएमए के लिए एंट्रेंस देना है, तो परीक्षाएं वो हमेशा देते हैं। हर महीने वो 4 परीक्षाएं देने को तैयार है। लेकिन अभी कृपा करके मत लीजिए, क्योंकि उनके जीवन का प्रश्न है, उनके जीवन की रक्षा का प्रश्न है। ठीक। अभय जी, जो मैं आपसे कनेक्शन क्योंकि टूट गया था तो आप शायद प्रश्न नहीं सुन पाए। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो ट्विटर ट्रेंड है इसका कोई फायदा भी मिलेगा कि बस ये आभासी दुनिया की चीजें आभास में ही रह जाएंगे, वास्तविकता से आप भी दूर ही रह जाएंगे? आपकी बात सुनी जाएगी, आपको लग रहा है? अपना सवाल दोहरा सकते हैं क्या? थोड़ा आवाज मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये ट्विटर ट्रेंड था जो सब कुछ आप लोगों ने किया, आपको लग रहा है कि इससे चीजें बेहतर, मतलब आपकी बातें सुनी जाएंगी कि आभासी दुनिया यानी ट्विटर पे रह गई चीजें और ट्विटर ट्रेंड? क्योंकि डीयू ने ट्विटर ट्रेंड कराया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब आप लोग करा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि फायदा होगा कि कुछ नहीं होगा। ये आभासी ही रह जाएगा कि वास्तविकता भी बदलेगी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। विद्यालय ट्विटर को गंभीरता से ले रहा है ना। देखिए, सोशल मीडिया भी एक माध्यम होता है संवाद का। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी जी। तो सोशल मीडिया भी एक माध्यम होता है संवाद का और अपनी बात, क्योंकि छात्र कैंपस में नहीं है तो उनको यही एक रास्ता दिखा कि ट्विटर से अपनी बात उस प्रशासन तक पहुंचाए। जहां तक बात है कि ये कितना सफल होगा कितना नहीं होगा, तो एक बात तो मतलब लगभग सभी समझ सकते हैं कि प्रशासन भले ही कहीं सुगबुगाहट परीक्षा की चल रही हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ना बनारस का जिला प्रशासन हजारों छात्रों को जिले में बुलाने के लिए से अपने कोई इंतजाम करने को तैयार होगा, और ना ही परिस्थितियां ऐसा करती। क्योंकि आप देखिए वर्तमान समय में भारत में रेलवे भी एक लिमिटेड ताकत से चल रहा है। कई जगह है जहाँ पे पहुंचने के लिए ट्रेनें अभी भी नहीं है, जैसे कि बहराइच हो गया। बहराइच के कई छात्र पढ़ते हैं बनारस में, बीएचयू में। बहराइच से बनारस आने के लिए उनको ट्रेन नहीं है। गोरखपुर से, जहां मैं रहता हूं, बनारस जाने के लिए वर्तमान समय में सिर्फ एक ट्रेन है
वह भी गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में चल रही है। तो ये कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिससे कि ये बात तय है कि प्रशासन वर्तमान समय फिजिकल परीक्षा तो करा ही नहीं सकता है, तो उसके साथ उसकी स्थिति ऐसी है, ना उसके पास सुविधाएं ऐसी हैं। दूसरी बात, आपने इस पहले प्रश्न में बीएचयू के बड़े अस्पताल की बात की थी कि बीएचयू में एम्स के तर्ज का अस्पताल है, तो आपको भी ज्ञात होगा कि अभी कल कहा था कि ये एम्स बना दिए हैं, इसको नया तो कुछ बन नहीं रहा है, तो उन्होंने पुराने को ही थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट नया गोरखपुर में बन रहा है, काफी तेज गति से बन रहा है। और दूसरा कि जैसा आपने सुंदर लाल अस्पताल की बात की, तो उसकी स्थिति क्या है, वो सोचिए डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल है वो, और कल उसका वहां पे कल का एक वीडियो वायरल हुआ, तमाम मीडिया चैनलों ने भी दिखाया कि वहां भी बिस्तर नहीं है मरीजों को भर्ती करने के लिए। जब सामान्य मरीजों को भर्ती करने के लिए बनारस के वहां पे बिस्तर नहीं है, तो आपको लगता है कि बीएचयू प्रशासन, जिला प्रशासन इतना बड़ा, ये एक सवाल है मतलब मेरे अंदर, जो वास्तविक रूप से हो सकता है पतंजलि भैया के भी अंदर आ रहा हो, आपके पास भी आ रहा हो, कि इतनी बड़ी गलती जब जिस समय अमरनाथ यात्रा जैसी यात्रा को रद्द कर दिया गया, केदारनाथ यात्रा के लिए जो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा है वहां पर उत्तराखंड के लोग जा सकते हैं उसमें, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय इतनी बड़ी गलती करेगा कि वह देश भर से छात्रों को विश्वविद्यालय में बुलाए और परीक्षा कराए, बनारस के साथ साथ विश्वविद्यालय पे भी खतरा उत्पन्न कराए। तो अनिल भैया ने कहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है, ऐसा ही करना चाहिए। सरकार ने भी थोड़ी जल्दीबाजी की, ये बात सही है। हेलो, अभय जी, हमें लग रहा है कि हमारे दोनों ही पैनलिस्टों के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। ये भी एक नेटवर्क की स्थिति देखिए, एक लोग प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में बैठे हैं पतंजलि जी, और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से हैं, और दोनों लोगों की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, वो बात कर पा रहे हैं। मूल समस्या यही है कि वाकई क्या कोविड-19 के समय एग्जाम की ऐसी कोई आवश्यकता है क्या? अभी सरकारें, क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था कि यूजीसी को जिस तरह से आ रहा है सामने कि 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने कहा है कि हम परीक्षा अगस्त सितंबर में कराएंगे, पर अभी भी सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है कि क्या वैक्सीन आ गई है या वैक्सीन कब तक आएगी। अगर ऐसे में वैक्सीन नहीं आ रही है अगले 1-1.5-2 महीने में, तो क्या इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, कि जान को खतरे में नहीं डाला जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब आगे खोजा जाएगा। लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या यूजीसी या उन संस्थाओं में बैठे लोग वास्तविक धरातल, जो कि पतंजलि पांडे कह रहे थे जिस चीज को, वास्तविक धरातल से तरुण जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि ट्विटर ट्रेंड को बीएचयू प्रशासन गंभीरता से लेगा या नहीं लेगा। मैं कहता हूँ ट्विटर ट्रेंड को ले चाहे ना ले, कोविड-19 को जो है वो गंभीरता से ले और परीक्षाएं ना कराए। एक बड़ी बुनियादी समस्या मैं देख रहा हूँ ना, आपका नेटवर्क है ना जी का नेटवर्क है। ये मतलब मान लिया जाए कि मोदी जी भी फेल हैं नेटवर्क के मामले में, योगी जी भी फेल हैं 4G के मामले में। लोड जाता है। आज देखिए, आज 2G और 3G सेवाएं बेहतर करें, जिससे उनके छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर पाए, ताकि 4G और 5G की चर्चाएं तो चलती रहेंगी। आप दोनों लोगों ने इतने रात में हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिर मैं दोहराऊंगा कि प्रश्न वही है, क्या यूजीसी या जो हायर कमीशन में बैठे लोग हैं उनको वास्तविकता नहीं पता कि बनारस या डीयू या जेएनयू या कोई भी विश्वविद्यालय हो, वहां पढ़ने वाला छात्र, जब आप इस चीज को संसद में डंके की चोट पे कहते हैं कि 70% आबादी आज भी हमारी किसान है, तो उस किसान की आबादी का जो लड़का है या लड़की है जो पढ़ने जाते हैं विश्वविद्यालयों में, क्या आपको नहीं पता कि वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है? अगर ऐसी स्थिति को जानने के बाद उन सर्वे जो आप लोग करवाते हैं, एनएसएचओ और तमाम संस्थाएं जो सर्वे करती रहती हैं, उसको धूल फांकने के लिए बस मत छोड़िए, और कोशिश करिए कि कभी उसको भी पलटा जाए और समझने की भी कोशिश की जाए तो वाकई भारत की स्थिति कैसी है। ना हमें छुपाने की जरूरत है, ना आपको बताने की जरूरत है, आप सब कुछ जानते हैं। आप दोनों लोगों ने हमें समय दिया,
इसके लिए आपका शुक्रिया। एक ट्विटर ट्रेंड चला दीजिए अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में, कम से कम इन लोगों को बोल दीजिए कि नेटवर्क कनेक्टिविटी कर दें। और एक मैं इसको बहुत मजाकिया लहजे में लीजिएगा, आप लोग भी बहुत हल्के में काम कर रहे हैं। ट्विटर पे ट्वीट कर दिए, बस आंदोलन हो गया। पत्र उत्तर लिखिए प्रधानमंत्री मोदी को, 40,000 पत्र जाएंगे तो हो सकता है शायद वो कुछ गंभीरता से लें। आप दोनों लोग तो कर ही सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इलाके से आते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देख रहे थे TNN ऑनलाइन। नमस्कार।